केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था, जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मोल भाव है। एक दूसरे को धमकी भी देंगे, डराएंगे भी, एक दूसरे से मोल भाव भी करेंगे, डील भी करेंगे। सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बिना समझौता किए अब वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। करीब 21 साल पहले टेलीविजन न्यूज की दुनिया में पहला डिबेट शो लॉन्च हुआ था। उस शो का नाम था मुकाबला। एनडीटीवी पर मुकाबले का सिलसिला लगातार जारी रहा, अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले डिबेट शो की वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और शायद इसीलिए इस डिबेट शो में भी वो हम जब नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं तो वो आपको दिखेगा। पहले इस शो को आप हफ्ते में एक दफ़ा देखते थे, लेकिन अब आप रोज़ देखेंगे। वक्त यही रहेगा, शाम के 6 बजे। इस शो में हम देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा थोड़ी अलग होगी, ज़रा हट कर होगी। कैसे होगी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उम्मीद है जिस तरह से आपने इतने सालों तक इस शो को अपना प्यार दिया है, आगे भी देते रहेंगे। आज हम मुकाबला करेंगे दिल्ली में लगातार बढ़ रही चुनावी तापमान पर। आम आदमी पार्टी के सामने तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा के सामने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की चुनौती है। हरियाणा और महाराष्ट्र के जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने एक खाका तैयार कर लिया है, एक ठोस रणनीति तैयार कर रखी है। आम आदमी पार्टी की ओर से फ्री वाले वादों को निभाने का ऐलान किया जा रहा है, तो भाजपा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर घेर रही है। दोनों ओर से नेताओं को तोड़ने फोड़ने का भी काम जारी है और नए चेहरे भी आ रहे हैं। साथ में जो एंट्री हुई है, इसमें एक खास चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहा है। यूपीएससी के छात्रों को कोचिंग करने वाले मशहूर ओझा सर ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और शायद वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आज के मुकाबले में चर्चा का पॉइंट यही होगा, दिल्ली मांगे मोर, सियासत किस ओर। हमारे साथ ओझा सर भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी की और केजरीवाल के घर की ओर बढ़े, लेकिन बीच में पुलिस ने रोक दिया। मामला 2016 का है। पंजाब में मेहरौली के विधायक नरेश यादव पर कुरान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप लगे थे। शनिवार को कोर्ट ने सजा सुना दी तो बीजेपी को मौका मिल गया। देखिए, कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ की बेइज्जत भी करते हैं विधायक नरेश यादव। पंजाब की मलेरकोटला की जो कोर्ट है वो सजा सुनाती है 2 साल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और मुसलमानों के नए रहनुमा आदित्य ठाकरे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। शोएब इकबाल नहीं बोलते, बैरिस्टर ओवैसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला। ये किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया होता तो सारे मुसलमानों की भावनाएं, सारे मुल्ला मौलाना इकट्ठे हो जाते, उन सबकी भावनाएं आहत होती। दूसरी ओर केजरीवाल को लग रहा है कि कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरना उन्हें सियासी फायदा पहुंचा सकता है। वो लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर जब से मैंने दिल्ली के लोगों से मिलने की शुरुआत की है, हर जगह से परेशान लोगों के फोन आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके इलाके में भी डर का माहौल है।
दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पिछले खासकर 2-3 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। इस बीच एक खास अंदाज में यूपीएससी के छात्रों को कोचिंग देने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और कहते हैं कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए सियासत में आए। दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में गर्माहट नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी कह रही है कि गठबंधन नहीं होगा, मतलब ये कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। दिल्ली में दोस्ती का ड्रामा करते हैं और प्रदेशों में एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस झगड़ा करते हैं, दिल्ली में आके दोस्ती का ड्रामा करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा लड़ेंगे और पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस करके हाथ पकड़ेंगे। पंजाब में पहले से ही तलाक था, वहाँ पे तो निकाह हुआ ही नहीं था इनका। तो हर जगह इंडिया अलायंस का अगर आप मॉडल देखोगे तो यही है, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, टुकड़े टुकड़े अलायंस, नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन, अपना अपना एम्बिशन और अपना अपना करप्शन बचाने के लिए ये लोग साथ आते हैं। सियासत तेज है, रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, दोनों ओर से दांव पर दांव आजमाए जा रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्या दिल्ली के लोगों ने झूठे वादे को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने का फायदा होगा उनको? केंद्र और राज्य सरकार की खींचातानी के बीच क्या होगा और इसके पीछे की सियासत क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये शो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो कैसे डिफरेंट होगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मेरे फोन अ फ्रेंड हैं। आशुतोष सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। और अब हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के नेता हैं, और कुलदीप कुमार हैं, एमएलए आम आदमी पार्टी के। विजेंद्र गुप्ता जी, कितनी परेशान है भाजपा दिल्ली के लिए? मैं आपका सवाल नहीं समझा। दिल्ली की तैयारी चल रही होगी तो कुछ कैलकुलेशन तो ये होगा कि जितना आगे बढ़ी हुई है आम आदमी पार्टी, आप उतना रास्ता कैसे तय करेंगे? आम आदमी पार्टी तो एक्सपोज हो गई है, आगे बढ़ेगी तो तब माना जाएगा ना। उनका तो बैग जो है 10 साल की विफलताओं से भरा हुआ है। वो दिल्ली के लोग निराश हैं, दिल्ली के लोग पूरी तरह से हताश हैं। दिल्ली में आप खुद देखिए, पॉल्यूशन से पिछले 20 दिन से ग्रेफ 4 लगा हुआ है, पूरी दिल्ली ठप पड़ी है। यमुना में आज भी अमोनिया पानी की सप्लाई बंद हो गई है। केजरीवाल जी ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा। तो सवाल तो ये है कि दिल्ली को 10 साल में 10 साल पीछे ले जाने वाली सरकार आज कटघरे में है, आज रिसीविंग एंड पे है। लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव, क्योंकि ये करप्ट सरकार जिसके बैगेज में शीश महल है, जिसके बैगेज में शराब का घोटाला है, जिसके बैगेज में महिलाओं के प्रति स्वाति मालीवाल को जिस तरह से पीटा गया मुख्यमंत्री के घर पे, वो महिलाओं के प्रति इनका जो अनादर है, छोड़ कर लोग जा रहे हैं। आशुतोष जी भी कभी आम आदमी पार्टी में थे। ऐसे तमाम बड़े लोग बड़ी उम्मीद से जुड़े थे केजरीवाल जी के साथ, लेकिन वहाँ जाकर पाया कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, झूठ है, फरेब है, कथनी और करनी में अंतर है। चलिए कुलदीप कुमार जी, मैं आपसे पूछूंगी आपका ओपनिंग कमेंट। कितना टफ लग रहा है दिल्ली का चुनाव? एंटी इनकम्बेंसी
आपके खिलाफ है और उसके अलावा ये भी है कि आपके जो टॉप नेता हैं उनके सबके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस है। कुछ लोगों ने तो जेल में भी वक्त गुजारा है। ये जो आपने भी मामला कहा जेल वाला, मुझे लगता है दिल्ली में आज की डेट में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जिस पार्टी के ऊपर खूब आरोप लगाए गए, प्रत्यारोप किए गए, ईडी ने, सीबीआई ने मुकदमे किए, डेढ़ साल तक जेल में रखा। उन्होंने सोचा आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे आपके चैनल पर कहते हुए खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही, आम आदमी पार्टी के नेता मजबूती से खड़े रहे और अंत में सबको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और आज सब जनता के बीच में, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए वापस दिल्ली के बीच में है, दिल्ली के लोग काम कर रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जाने के लिए हमारे पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। जो दिल्ली की जनता के लिए हमने 10 साल में काम किए हैं, वो काम है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें रेवड़ी कहती है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते हैं। हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं, महिलाओं को बसें फ्री यात्रा देने का काम करते हैं, हमारी माताएं बहनें सम्मान से बस के अंदर जाती हैं, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी देने का काम करते हैं, दिल्ली के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम करते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करते हैं और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज देने का काम दिल्ली सरकार करती है। उसके साथ बहुत सारे और तमाम काम जो दिल्ली के अंदर हम लोगों ने किए हैं, जो चलिए, दिल्ली आपने के कहा कि आप रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आपका वेलकम है इस डिस्कशन में। शुरुआत करिए और अपना पर्सपेक्टिव भी दीजिए, क्योंकि आप लोग वेटरन जर्नलिस्ट हैं, कितने आपने चुनाव देखे हैं, राजनीति में बदलाव देखा है, तो आपके थॉट्स और सवाल। देखो मारिया, इस बार का जो चुनाव होगा ये आम आदमी पार्टी का चौथा चुनाव होगा। 2013 में चुनाव लड़े 28 सीटें मिली, 2015 में चुनाव लड़े 67 सीटें मिली, 2020 में चुनाव लड़े 62 सीटें मिली। अब ये चौथा चुनाव होगा और ये चौथा चुनाव मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2013 के बाद से दिल्ली के अंदर जो वायदे किए गए या जो काम किए गए, जो उपलब्धियां आम आदमी पार्टी गिनाती है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती है उसका जवाब देना, क्योंकि लोगों की उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। अगर उस पर आप खड़े नहीं उतरते तो लोग सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सेंट्रल फेस अभी तक नहीं सामने आ पाया है, चेहरा नहीं आया है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा हो सके और उनको चुनौती दे सके। और बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे दूसरे राज्य हो, जहां कहीं भी बीजेपी को किसी मजबूत विपक्षी नेता का सामना करना पड़ा है, वहां पे उनके सामने दिक्कत है। दिल्ली में हर्षवर्धन जैसे बड़े नेता थे, लेकिन आज की तारीख पूरी तरीके से किनारे पड़े हुए हैं। क्या किसी नए नेता को, किसी नए चेहरे को लेकर सामने आ पाती? अगर लेके आएगी तो मेरा मानना यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और दिक्कत होगी उनके लिए। आपका सवाल? नहीं, कुलदीप कुमार जी से तो मैं एक ही सवाल कर सकता हूं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर छूटे, उसके बावजूद भी कोई सिंपैथी नहीं मिली, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं मिली, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था। तो क्या उनको ये लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का, या संजय सिंह के जेल जाने का, या मनीष सिसोदिया के जेल जाने का, सत्येंद्र जैन के जेल जाने का कोई सहानुभूति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? कुलदीप जी? तो जी तो मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको बता कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव और होता है दिल्ली का, और दिल्ली का जो चुनाव जो हुआ, हम पूरी दिल्ली, हम देश की सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम केवल दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। तो उसमें वोटर का एक माइंड अलग भी होता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उस पिछली बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले 2024 में जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट भी आप पिछली बार का 19 का मिला लें और 24 का मिलाएं, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस वोट बैंक के अंदर। दूसरी बात यह है कि दिल्ली का चुनाव अलग है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई चेहरा दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास नहीं है। और सहानुभूति या सिंपैथी कितना बड़ा फैक्टर है? आप लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि जो उनको पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो गलत है। नहीं, देखो, दिल्ली की जनता में रोज तो इस बात को लेकर है कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों फंसाकर जेल में रखा गया। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के लोगों ने खड़ी करी थी, उसको खत्म करने की साजिश रची गई। तो दिल्ली के लोग उसका बदला तो लेंगे और जनता के पास तो बदला लेने का एक ही माध्यम होता है, वोट का हथियार। और वो वोट का अधिकार जब वो अभी इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पहले 8 सीटें मिली थी, अब की बार वो भी नहीं मिलने वाली है। ऐसा क्या हुआ है जो आपको इस बात पर विश्वास है कि कोई सिंपैथी फैक्टर है? क्योंकि अगर वो लोकसभा में नहीं दिखा, ऑफ कोर्स क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था, जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव हो रहा होगा, तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन आशुतोष जी, सिंपैथी हर्षवर्धन
हाँ, अभी हर्षवर्धन जी, इसमें कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम सिंपैथी की बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ बड़े कारण होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल से सहानुभूति करप्शन के मुद्दे पर कैसे मिल सकती है? अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ लड़ाई के अगुआ नेता रहे। उन्होंने इस देश में कहा कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं, और मुझे तो सचमुच आज तक वो आश्चर्य होता है कि अरविंद केजरीवाल को सुख सुविधा वाले, शानो शौकत वाले घर को बनाने की क्या आवश्यकता थी? सब कुछ तो उनको मिला जा रहा था। और मुझे लगता है कि शराब घोटाले से ज्यादा बड़ा गंभीर आरोप उनकी छवि पर वो जो डेंट पहुंचा है वो पहुंचा है। अब एक कुलदीप जी ने अभी बोला तो मुझे उसी से ये सवाल भी जुड़ा हुआ समझ में आता है। वो कह रहे हैं कि आप 19 के मुकाबले 24 में देखिए, हमारा और कांग्रेस का वोट बढ़ा है। और कुलदीप जी के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आपका जो वोट बढ़ा है, अगर कांग्रेस का भी और आपका भी, अगर वो बढ़ेगा तो ये तो फिर ज्यादा नुकसान करेगा, ट्रायंगल हो जाएगा और भाजपा को फायदा मिलेगा। तो आपने ये सवाल पूछा है कुलदीप जी से। कुलदीप जी, मैंने ये नहीं कहा हमारा और कांग्रेस का वोट बढ़ा है। मैंने ये कहा कि जिन सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे थे, अगर 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट अलग भी कर लें तो भी दोनों को मिला के उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी अकेले लेके चली गई लोकसभा के चुनाव में। क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था इस दिल्ली लोकसभा चुनाव सीट से, तो मुझे उस बारे में पूरे आकलन है, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था। मैं 88,000 वोट से चुनाव वो हार गया था। 2000 अगर आप उसकी बात करेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था इस दिल्ली की सीट पे, तो मैं उसके लिए जानकारी इनको देना चाह रहा था। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किए हैं और हम काम की राजनीति करते हैं, सिंपैथी राजनीति नहीं करते, हम लोग काम की करते हैं। जनता प्यार करती है अरविंद केजरीवाल जी से। उनको पता है कि दिल्ली के लोगों के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं वो काम कोई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली की सरकार में आ जाए, वो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को जो योजना है उनको बंद करने का काम करेगी। दिल्ली के लोगों को फिर दोबारा वही महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, दिल्ली के लोगों को फिर महंगा पानी लेना पड़ेगा। पूछिए। हाँ। कुलदीप जी, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं काम पर सरकार तो आई 13 में, ठीक है, आप दूसरे नंबर की पार्टी रहे, कांग्रेस के साथ मिलकर गए, लेकिन 15 और 20 में आपकी सरकार आई और हर जगह, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का भी समय है, टीवी चैनलों पर भी चलता है, वो अरविंद जी का मैं डुबकी लगाऊंगा, मैं अगले साल आपको यमुना में नहलाऊंगा, एमसीडी मुझे दे दो, सब दे दो। कूड़े का पहाड़ वैसे ही दिखता है, यमुना उतनी ही गंदी दिखती है, एमसीडी में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। और बड़े नेता जो दिल्ली के कहते हैं बैगेज तो एमसीडी होती है, भाजपा को जो खींचा वो भी एमसीडी में लगातार हो रही है, अब उनके पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, आपने कहा एमसीडी की बात, तो मैं एमसीडी के बारे में बता दूंगा आपको। पिछले 18 सालों से एमसीडी में जब तक भारतीय जनता पार्टी थी तो हर 3 महीने में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक करते थे। 2.5 साल से एमसीडी में हमारी सरकार है, एक भी सिंगल स्ट्राइक नहीं हुई। आज सफाई कर्मचारी के अकाउंट में 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक तनख्वाह आ जाती है। उनके अकाउंट में पहले बोनस के लिए दिवाली में दिल्ली में जगह जगह स्ट्राइक करनी पड़ती थी, आज उनके अकाउंट में सीधी तनख्वाह आ जाती है। आपने कूड़े के पहाड़ की बात करी, तो आप आइए भलसपुर में दिखाता हूं आपको कूड़े का पहाड़ आज कितना खत्म हो चुका है। आइए ओखला में दिखाता हूं कितना खत्म हो चुका है। तो दिल्ली में जो काम भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों के अंदर नहीं कर पाई, वो काम आम आदमी पार्टी ने मात्र 2 वर्षों में कर दिखाया, वो भी तब जब स्टैंडिंग कमेटी में रोड़ा आया, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही दिखाने का काम किया। उसके बाद तो दिल्ली के लोगों को पता है कि जो काम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कर नहीं सकता है। और उसके बाद आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी दोनों सवाल पूछेंगे विजेंद्र गुप्ता से। मुकाबला का एक नया फॉर्मेट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। हफ्ते में एक दिन देखते थे, अब हर रोज देखेंगे। ये वक्त रहेगा शाम के 6 बजे। आज चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की तैयारी की और भाजपा उनकी चुनौती को कैसे काउंटर करेगी। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन। विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा के नेता हैं और कुलदीप कुमार एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। अब सवाल होगा विजेंद्र गुप्ता जी से। आशुतोष, आप शुरू करिए। विजेंद्र जी, आप 1993 के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई चुनाव नहीं जीत पाई है और लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार थी, लगातार 3 बार अगर आप ध्यान दें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसी कौन सी नई चीज़ हो जाएगी कि इस बार लोग बीजेपी को सत्ता में लाने के बारे में सोचे? कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा नेता आपके सामने है जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे और आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, ये बात तो साफ है कि 98 तक हमारी सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस शासन में आई, लेकिन इतना भी तय है कि तब से लेकर अब तक
हम लगातार केंद्र में जो अगर लगाए हम पिछले 25 वर्षों में 26 वर्षों में, तो अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी आई तो एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ और लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट पर विश्वास किया और एक नई राजनीति शुरू करने की बात की गई। 2013 में हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी 32 सीटें थी और हम मेजोरिटी से सिर्फ 4 सीटें पीछे थे। नैतिकता के आधार पर हमने सरकार बनाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वही आम आदमी पार्टी जिसने पहला झूठ बोला, बच्चों की कसम खाई कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम बच्चों की कसम खाते हम कांग्रेस से मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, और केजरीवाल जी ने कसम खाने के बाद 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे, चाहते तो हम सरकार बनाते, हमें पहले मौका मिला था, लेकिन हमने नहीं बनाई। और जिन लोगों ने बनाई वो लगातार दिल्ली के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी आपने और त्रिपाठी जी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, उन्होंने आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये सवालों से भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार के सवालों से विशेष रूप से ये भाग रहे हैं, शीश महल के सवालों से ये भाग रहे हैं, और दिल्ली के पॉल्यूशन से, और आपने दिल्ली की यमुना के बारे में सवाल पूछा, उससे ये भाग रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आज कांग्रेस हाशिए पर है, कांग्रेस की दिल्ली में दुर्दशा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दिल्ली के लोग अब एक बार चाहते हैं कि दिल्ली मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सौंपी जाए। 3 बार लगातार दिल्ली की जनता ने मोदी जी को देश दिया है। मेरा लोगों से आग्रह है, एक बार दिल्ली मोदी जी को सौंप कर देखिए, विजयन जी, आपके सपनों की दिल्ली हम बनाएंगे विजयन जी। और इस बार ये जो चुनाव है इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयन जी मेरा सवाल ये है, बहुमत से सवाल है आशुतोष जी का सवाल है, आप सुन रहे हैं? हमारा ये मानना है जी, आशुतोष जी का एक और सवाल है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो हाशिए पर दिल्ली में है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि उससे आपकी और जो भाजपा विरोधी वोट है वो कटेगा, तो आप क्यों नहीं मदद करते कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये काम तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी इनका समझौता होता है, कभी नहीं होता है। ये तो वक्त बताएगा कि इनका समझौता होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह भाजपा को सत्ता में आने से रोको। ये इंडी अलायंस का हिस्सा है दोनों। आज भी जब बैठक हुई कल इंडी अलायंस की, तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग बैठे थे। तो ये तो बात तय है कि कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में शासन किया लगातार, आम आदमी पार्टी उसके विरोध से, उसके भ्रष्टाचार से उभरी, लेकिन आपको कभी और आज ये दोनों मिलकर के चलिए हर्षवर्धन एक साथ चल। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा मारिया जी, अगर मैंने बताया ना 2013 में हमें मौका मिला था, जी जी, हाँ, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। विजयन जी, पहली बात तो मौका नहीं था, कांग्रेस आपके साथ थोड़ी ना आती। ठीक है, आप 32 सीटें थी आपके पास, इनके पास सिर्फ 28 सीटें थी। सिंगल लार्जेस्ट थे, हमें हाँ, मौका सिंगल था। लार्जेस्ट थे, लेकिन सरकार नहीं बना सकते थे ना, क्योंकि उसके लिए तो नंबर चाहिए। तो लेकिन उससे तभी तो चुनाव हुए दोबारा। लेकिन उससे आगे की बात मैं कर रहा हूं, और आपने ही वो बात कही। क्या आज भी आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी समस्या, भारतीय जनता पार्टी की समस्या कोई अरविंद केजरीवाल नहीं? आप एंटी इनकम्बेंसी माहौल का लाभ ले ही नहीं पाते। आप शीला जी से नहीं लड़ पाए, आप अब केजरीवाल से नहीं लड़ पा रहे, और जिस सांसद होने की बात आप करते हैं वो तो पैन इंडिया एक माहौल है ना। दिल्ली जहां जनसंघ का बीज रहा, जहां आप एक तरह से कहें कि बड़े बड़े नेता रहे, तो कोई बड़ा वैक्यूम हो गया। आप दिल्ली के मुद्दे नहीं समझ पा रहे हैं, या डेमोग्राफी बदल गई है, तो तरीका बदला और उसमें अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा तड़का लगा दिया, वो रेवड़ी वाला। आप लोग उससे अब उस पर कुछ आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो पिछले चुनाव में भी लगभग 40% था, और इस दिल्ली शहर में इतने वोटों पर सरकार बनती रही है। अभी जो नए परिस्थितियां हैं उसमें जो स्थिति में कांग्रेस हाशिए पर गई है, उसका लाभ सीधा आम आदमी पार्टी को मिला है।
लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चूंकि लोग इतने हताश हैं आम आदमी पार्टी से, इतने निराश हैं, इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस की मानसिकता का वोट जो आम आदमी पार्टी को गया था वो भी छितरेगा इस बार। और कांग्रेस चूंकि मैदान में है तो ये त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में होगा और उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति ये होगी कि तीसरे नंबर पे भी जा सकती है। नहीं, लेकिन हालात सवाल इतने ये खराब है, हैं विजेंद्र गुप्ता क्योंकि जी, आज जब ये एक लोग सवाल 10 साल और के ये शासन पर सेगमेंट को बात ही wrap नहीं up करना करेंगे। चाहते। एक सवाल और इस सेगमेंट को एंड करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या भाजपा दिल्ली को समझ नहीं पाई है? आप लोकसभा में प्रधानमंत्री के चेहरे पर जब चुनाव लड़ते हैं तो 2014, 2019 और 2024 में 7 में से 7 लेते हैं, लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन होता है जिसमें स्टेट लीडरशिप का भी रोल रहता है, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली किस तरफ जा रही है, क्या सोच रही है दिल्ली? नहीं, हमारा कहना है कि देखिए मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ। आज दिल्ली के अंदर जो ऑल्टरनेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए। लोगों को लगता है कि सरकार केंद्र में की सरकार में और राज्य की सरकार में तालमेल होना अति आवश्यक है और दिल्ली के विकास के लिए ज़रूरी है कि भाजपा का जो मॉडल है, मोदी जी का जो मॉडल है, उसको लागू किया जाए, क्योंकि अब लोग एक झूठ से निबट चुके हैं, गुजर चुके हैं। देखते हैं विजेंद्र और गुप्ता जी, इन क्योंकि अभी तो हालातों में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत रास्ता होगा, उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली का माहौल साफ अभी दिख भी नहीं रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी और कुलदीप कुमार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और फिर अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और यूपीएससी कोच, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, वहां पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अवध ओझा, यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? जी मैम, बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलख जगा दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इतना सम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, तो फिर तो इधर आना ही था। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। जी सर, आरोप लगाना तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। जी ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए। जी मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी मैं बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि देश में जो
अच्छे ब्रेन्स हैं, उन्हें या तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, और या राजनीति की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर मनोहर लोहिया इकोनॉमी से पीएचडी करके रखा था उन्होंने। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर, कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास। यूरोप में ऑप्शंस थे, इंग्लैंड में ऑप्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑप्शंस था, पर उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमारे देश के लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भारत आया और भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया। ओझा सर, ये बताएं आप कि जब चुनाव में कैंपेन करेंगे और अभी क्योंकि भाजपा बहुत सारे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएगी, तो कौन सा इशू आपके लिए प्राइमरी होगा? कौन सा चुनावी मुद्दा आपको लगता है वोट कैचर हो सकता है जिसमें सिंसियरिटी भी दिखे? मैडम, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। आज मैं कई सारे स्कूलों में गया, गवर्नमेंट स्कूलों में गया, और मैंने पहली बार लड़कों को बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हुए सुने हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। और यूपीएससी के बच्चों को कौन पढ़ाएगा अब? जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। 4 AM से 6 AM तक क्लास चलेगी, वो मैंने पहले भी कर रखा था, अब भी जारी रखूंगा। तो आपने बता दिया उन लोगों को कि आप मतलब बता दिया था जब आपने प्लान किया था ये ट्रांजिशन? कल रात 8 बजे मेरी क्लास थी जी। नहीं, जब मैम कभी कभी परिस्थितिवश डिसीजन लेने पड़ते हैं। चलिए ओझा सर, आखिरी सवाल, आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी आपने हाँ मैडम, बोला? मैं तो कैप्टन अगर मुझसे कहेगा कि भाई बॉलिंग करनी है तो मैडम बॉलिंग करेंगे, अगर वो कहेगा कि भाई आपको विकेट कीपिंग करनी है तो मैं विकेट कीपिंग करूंगा। बोल गए वैसे। डिसिप्लिन पार्टी और स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, तो पार्टी जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। चलिए ओझा सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपकी नई इनिंग्स की शुरुआत हुई है, एक नए चैप्टर की आपने शुरुआत की है। यहाँ पर आशुतोष और हर्षवर्धन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबले में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साल पहले एनडीटीवी पर एक नए सिलसिले की शुरुआत हुई। इस सिलसिले का नाम था मुकाबला। बहुत सारे जर्नलिस्ट, टॉप एडिटर्स, एंकर्स ने इस शो की जिम्मेदारी निभाई है। अब इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी और मुझे उम्मीद है आप दर्शक मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना आपने उन्हें भी दिया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर दिन शाम 6 बजे एनडीटीवी इंडिया पर।